तो लास्ट क्लास में अपने डिसीजन मेकिंग में स्टार्ट किया था रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक या रेलिवेंट कॉस्ट कंसेप्ट। रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक या कंसेप्ट, इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक में अपने देखा था कि दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आता है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, कम से कम आप कितनी प्राइस चार्ज करोगे, कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करोगे, क्या निकालना पड़ता है आपको, रेलिवेंट कॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इवैल्यूएशन करना होता है स्पेशल ऑर्डर का, यार बेनिफिट या लॉस निकालना होता है स्पेशल ऑर्डर से। इसमें क्या करना होता है, रेलिवेंट रेवेन्यू में से रेलिवेंट कॉस्ट लेस करनी होती है, आपका आंसर आ जाता है। अब रेलिवेंट रेवेन्यू क्या होता है, इनफ्लो ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर के कारण जो भी इनफ्लो हुआ क्या होता है, रेलिवेंट रेवेन्यू। और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इनकर्ड और इनफ्लो अवॉइडेड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई और जो इनफ्लो आपने अवॉइड किया स्पेशल ऑर्डर के कारण, वो होता है रेलिवेंट कॉस्ट। फिर अपन ने उसमें आगे कंटिन्यू किया था रेलिवेंट कॉस्ट निकालेंगे कैसे। सबसे पहले अपने देखा था मटेरियल की, मटेरियल दो तरह का हो सकता है, नॉट इन स्टॉक या इन स्टॉक। स्टॉक में नहीं है, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, परचेज प्राइस, आपको परचेज करके लाना पड़ेगा। और अगर स्टॉक में है तो दो केस हो सकते हैं, वो रेगुलर यूज़ का है या इरेगुलर यूज़ का है। अगर रेगुलर यूज़ का है तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, परचेज प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेम है। किसी क्वेश्चन में मान लो परचेज प्राइस नहीं दे रखी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लेना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं दे रखी तो उसकी जगह क्या ले सकते हो आप, परचेज प्राइस, दोनों का मतलब सेम होता है। फिर दूसरा था इरेगुलर यूज़ का मटेरियल है, तो इसके अंदर भी तीन केस थे। इरेगुलर यूज़ में अगर वो सेलेबल है तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी एनआरवी, अगर वो सब्सटीट्यूट में यूज़ कर सकता है तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी एनआरवी और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट विच एवर इज हाइयर। और अगर वो टॉक्सिक मतलब एक तरीके से कैसा है, कॉस्ट आएगी, डिस्पोज करने की कॉस्ट आएगी, डिस्पोज करने की क्या आएगी, कॉस्ट, ऐसा लिखा हुआ है, तो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि सेविंग हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी आपकी। इसके अलावा अपन ने इसमें देखा था, इसके बाद लेबर, लेबर में अपन ने देखा था दो तरह की लेबर हो सकती है, और टेम्पोररी लेबर और एक परमानेंट लेबर। टेम्पोररी लेबर में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, वेजेस पेएबल, और अगर परमानेंट लेबर है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। परमानेंट लेबर में दो केस हो सकते हैं, तो एक तो है एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल, एक एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, मतलब एक तो आपके पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, सरप्लस में अवेलेबल है परमानेंट लेबर, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील। और अगर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है और शॉर्टेज चल रही है परमानेंट लेबर की, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद देखा था अपन ने ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड रेलिवेंट होंगे, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे, कितने रेलिवेंट होंगे, टू बी इनकर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर, जितने भी स्पेशल ऑर्डर के लिए लगे पूरे के पूरे क्या होंगे, वेरिएबल ओवरहेड रेलिवेंट होंगे, चाहे लेबर रेलिवेंट हो चाहे इररेलिवेंट हो, वेरिएबल ओवरहेड तो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। और इसके बाद था दूसरा फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक तो एडिशनल और एक अलोकेटेड। एडिशनल वाले होंगे रेलिवेंट, अलोकेटेड वाले इररेलिवेंट। अलोकेटेड वालों की रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी, जीरो, और एडिशनल वालों की कितनी आएगी, टू बी इनकर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर, जितने भी इनकर्ड हुआ स्पेशल ऑर्डर के लिए वो एडिशनल वालों की रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद अपन ने इसमें देखा था मशीन कॉस्ट। मशीन कॉस्ट दो तरह की मशीन होती है, एक तो नॉट इन रेगुलर यूज़ और एक रेगुलर यूज़ वाली। नॉट इन रेगुलर यूज़ वाले की रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी, नॉट इन रेगुलर यूज़ वाले की रेलिवेंट कॉस्ट आएगी फॉल इन रिलाइजेबल वैल्यू, जितना भी रिलाइजेबल वैल्यू में फॉल हुआ वो आ जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट। और इन रेगुलर यूज़ वाले की रेलिवेंट कॉस्ट क्या जाएगी, फॉल इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में जितना भी फॉल हुआ वो आ जाएगा रेलिवेंट कॉस्ट। लास्ट में अपन ने इसमें देखा था कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक को, तो क्या क्या इशू आएंगे आपके, दो इशू आएंगे। एक तो अकाउंटिंग का डिफरेंस हो जाएगा, अकाउंटिंग और इसका प्रॉफिट बिल्कुल अलग आएगा। दूसरा ये फ्यूचर वर्क के लिए काम नहीं करेगी, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क वाला इशू आएगा। ये ओनली वन टाइम ऑर्डर के लिए लगता है, जो आपके पास आता है वन टाइम ऑर्डर, वो भी थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आता है। आप जो चीज़ बनाते हो उस चीज़ का ऑर्डर नहीं आता, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ ऑर्डर आता है और वन टाइम ऑर्डर होता है, तो उसी के ऊपर लगती है रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक। तो ये थे रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक के कंसेप्ट। अब अपन इस क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हैं, न्यू कोर्स में स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, और ओल्ड कोर्स में ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है सारे के सारे। न्यू कोर्स में एसएम में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, और ओल्ड कोर्स वाले पीएम खोल सकते हैं, पीएम में मिल जाएंगे आपको ये सारे क्वेश्चन। बाकी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं, फिर अपन इनको सोल्व करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, कलर पेंट्स इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल डाइस। एक कंपनी है कलर पेंट्स, क्या बनाती है, इंडस्ट्रियल डाइस बनाती है। इट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 200 kg ऑफ पाउडर डाई। ऑर्डर किसका आया, पाउडर डाई का। बनाती क्या है, इंडस्ट्रियल डाई। ऑर्डर आया 200 kg ऑफ पाउडर डाई डेट नीड्स टू बी कस्टमाइज टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन। आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, मैंने बताया वन टाइम ऑर्डर आता है, वो थोड़ा चेंज होकर आता है, सेम चीज़ों का नहीं आता। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था, मार्कर की जगह हाईलाइटर का ऑर्डर आ गया, टैक्स ऑडिट करते थे बैंक ऑडिट आ गई, तो थोड़ा चेंज होकर आता है। तो आप बनाते थे इंडस्ट्रियल डाई, आपको 200 kg पाउडर डाई का ऑर्डर मिला, जिसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा। जो वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल। अब क्या क्या मटेरियल लगेगा वो आपको दे रखा है, चार तरह का मटेरियल लगेगा इसमें, चार तरह का मटेरियल लगेगा इसमें, मटेरियल ए बी सी और डी। कितनी यूनिट लगेंगी बता रखा है आपको, इस काम में कितनी यूनिट लगेंगी, ए की 2000 यूनिट, बी की 3000 यूनिट, सी की 2000 यूनिट और डी की 500 यूनिट। यूनिट्स ऑलरेडी इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितनी यूनिट है, ए की एक भी यूनिट नहीं है, बी की 1200 यूनिट इन्वेंट्री में है, सी की 1400 यूनिट इन्वेंट्री में और डी की 500 यूनिट आपकी इन्वेंट्री में है।
बुक वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री, बुक वैल्यू दे रखी है आपको, रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीन चीज़ दे रखी है, बुक वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब होता है परचेज प्राइस, मैंने आपको बताया था रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल दो या परचेज प्राइस बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। किसी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे देता है, किसी में परचेज प्राइस देता है, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आगे बोल रखा है मटेरियल बी इज यूज रेगुलरली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाइस डेट कलर पेंट्स प्रोड्यूसेस। मटेरियल भी रेगुलर यूज़ का है, देखो क्या लिखा हुआ है, यूज रेगुलरली, मतलब मटेरियल भी रेगुलर यूज़ का है। Therefore, any stock used towards this job orders would need to be replaced to meet other production demands। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बताओ मटेरियल बी की आप जो रेलिवेंट कॉस्ट लोगे, रेगुलर यूज़ का है, स्टॉक में है, तो क्या लोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और मटेरियल ए की क्या आएगी, 2000 यूनिट रिक्वायर्ड है, इन्वेंट्री में नहीं है, मतलब नॉट इन स्टॉक। नॉट इन स्टॉक होता है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता ही है। तो मटेरियल ए की क्या लेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट, परचेज प्राइस। बी की भी क्या लेना आपको, परचेज प्राइस है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आगे दे रखा है इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल सी एंड डी आर फ्रॉम स्टॉक डेट वर परचेज इन एक्सेस प्रीवियसली। मटेरियल सी और डी आपने पहले काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया था। मटेरियल सी हैज नो अदर यूज़, इसका कोई अदर यूज़ नहीं है अदर देन दिस फॉर स्पेशल ऑर्डर, इस स्पेशल ऑर्डर के अलावा। मटेरियल डी कैन बी यूज एज सब्सटीट्यूट, मटेरियल डी को आप सब्सटीट्यूट में यूज़ कर लोगे। मटेरियल सी का और कोई यूज़ नहीं है, मतलब सेलेबल है एक तरीके से। तो मटेरियल सी क्या है, सेलेबल है। मटेरियल भी क्या है, रेगुलर यूज़ का है। मटेरियल ए क्या है, नोट इन स्टॉक है, बिल्कुल स्टॉक में एक यूनिट भी नहीं है इसकी। तो मटेरियल सी सेलेबल है। मटेरियल डी सब्सटीट्यूट वाला यूज़ का है। मटेरियल डी कैसा है, यूज एज सब्सटीट्यूट वाला है। सब लिख के दे रखा है इन्होंने, सब चीज़ें लिख के दे रखी है, अपन को कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ा, साफ लिख के दे रखा है। मटेरियल डी कैन यूज एज सब्सटीट्यूट, कैसे सब्सटीट्यूट में यूज़ होगा, फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड विच करंटली कॉस्ट ₹11 पर यूनिट। मटेरियल जेड की जगह आप मटेरियल डी को काम में ले सकते हो, कितनी यूनिट की जगह, 700 यूनिट मटेरियल जेड की जगह काम में ले सकते हो आप मटेरियल डी को। जो आपके पास मटेरियल डी पड़ा हुआ है, इस पूरे के पूरे को आप किस में काम में ले सकते हो, मटेरियल जेड एक मटेरियल है उसकी जगह काम में ले सकते हो। और मटेरियल जेड की कितनी यूनिट की जगह काम में ले सकते हो, 700 यूनिट्स की जगह। डी की 500 यूनिट काम आ जाएंगी, मटेरियल जेड की 700 यूनिट की जगह। और जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है मटेरियल जेड की, ₹11 पर यूनिट आ रही है, तो यहाँ काम में ले सकते हो। द कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल जेड करंटली, कंपनी के पास मटेरियल जेड की कोई इन्वेंट्री भी नहीं है। रिक्वायर्ड एनालाइज द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट। तो आपको रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है। चलो अपन रेलिवेंट कॉस्ट निकालते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट अपन कैलकुलेट करते हैं। पाउडर डाई का ऑर्डर आया, कैलकुलेशन रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ पाउडर डाई। जो आपके पास स्पेशल ऑर्डर आया किसका है, पाउडर डाई आया का ऑर्डर आया है। इसमें 4 मटेरियल लगते हैं, 4 मटेरियल की डिटेल बता रखी है, लेबर वगैरह कुछ नहीं बता रखा, बस ये 4 मटेरियल लगते हैं। सबसे पहले मटेरियल ए, मटेरियल ए देखो 2000 यूनिट रिक्वायर्ड है, स्टॉक में कितना है, 0। कैसा मटेरियल हो गया, नॉट इन स्टॉक। अपने देखा था ना मटेरियल या तो स्टॉक में नहीं है या स्टॉक में है, 2 कैटेगरी देखी थी। तो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल हो गया नॉट इन स्टॉक, स्टॉक में नहीं है। बताओ रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं अपन, रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, नॉट इन स्टॉक की परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहाँ परचेज प्राइस अलग से नहीं दे रखी, तो परचेज प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्योंकि दोनों सेम होती है, तो परचेज प्राइस अपन ले लेंगे। कितनी रुपये है, ₹8 पर यूनिट। कितनी यूनिट लगेंगी मटेरियल लेकी, 2000 यूनिट, तो कितना कर देंगे, 2000 × 8, ये कर देंगे। कितना आया, 16000 का आ गया मटेरियल। कितने का आ गया, 16000 का मटेरियल आ गया। अब मटेरियल भी कितनी यूनिट रिक्वायर्ड है, 3000 यूनिट रिक्वायर्ड है। और रेगुलरली यूज़ का क्या है, प्रोडक्ट है। स्टॉक में है आपके 1200 यूनिट और 1800 यूनिट क्या है, नॉट इन स्टॉक। 1200 यूनिट तो स्टॉक में है, स्टॉक से यूज़ कर लोगे। 1800 यूनिट आपको परचेज करनी पड़ेगी मटेरियल बी की भी। मटेरियल बी
कितनी यूनिट रिक्वायर्ड है? 3000 यूनिट रिक्वायर्ड है, 1200 स्टॉक में, 1200 इन स्टॉक। और कैसा है ये मटेरियल? भी रेगुलर यूज़ वाला है, रेगुलर यूज़ वाला है, तो लिख लो इन स्टॉक रेगुलर यूज़। और 1800 यूनिट आपको क्या करनी पड़ेंगी? परचेज, क्योंकि 3000 यूनिट रिक्वायर्ड है, 1200 ही है स्टॉक में, 1800 क्या करनी पड़ेंगी? नोट इन स्टॉक। 1800 यूनिट क्या है? नोट इन स्टॉक। बताओ 1200 यूनिट के लिए क्या लोगे? रेगुलर यूज़ वाले के लिए क्या लेते हैं अपन? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं अपन? अगर स्टॉक में है और रेगुलर यूज़ वाला है तो अपन रेलिवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसकी तो अपन लेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और नोट इन स्टॉक वाले की क्या लेते हैं अपन? परचेज प्राइस। ये दोनों ही तो लेते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम होती है। अगर अपन इन स्टॉक होता है और रेगुलर यूज़ का होता है तो अपन उसको वर्ड क्या बोल देते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बाकी उसका मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस ही होता है, लेकिन उसका वर्ड अपन क्या यूज़ कर लेते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वर्ड अलग यूज़ कर लेते हैं। तो ये ले लेंगे, और दोनों का फिगर जो है हमेशा सेम रहता है। तो देखो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? बी की 10 रुपीज़। परचेज प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। तो 1200 इंटू 10 कर दो और 1800 इंटू 10 कर दो, कितना आया? 12000 प्लस 18000, 30000 आ गया, 30000 आ गया। मटेरियल भी कितना आ गया? मटेरियल भी 30000 रुपये का मटेरियल भी का आ गया रेलिवेंट कॉस्ट। मटेरियल सी, मटेरियल सी। अब मटेरियल सी को देखो कितनी यूनिट रिक्वायर्ड है? 2000 यूनिट रिक्वायर्ड है, 1400 यूनिट इन्वेंट्री में, मतलब 600 यूनिट नॉट इन स्टॉक है, 1400 यूनिट तो इन स्टॉक है, और 600 यूनिट क्या है? नॉट इन स्टॉक है। 1400 यूनिट जो इन स्टॉक है, मटेरियल सी इज सेलेबल, क्योंकि क्या दे रखा है? मटेरियल सी हैज नो अदर यूज़, कोई यूज़ नहीं है, तो मतलब आप उसको बेचोगे, बाद में सेलेबल ही करोगे उसको। और पहले का काफ़ी सारा खरीदा हुआ क्या है? खरीदा हुआ आपके पास है मटेरियल सी, तो उसको आप सेल करोगे, मतलब नॉट इन रेगुलर यूज़ का मटेरियल है और कैसा है? सेलेबल है। नॉट इन रेगुलर यूज़ और सेलेबल है। बताओ क्या लेते हैं अपन? अगर नॉट इन रेगुलर यूज़ या सेलेबल होता है तो क्या लेते हैं अपन? रेलिवेंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू लेते हैं ना, एनआरवी। क्या लेते हैं? एनआरवी। और नॉट इन स्टॉक के लिए क्या लेते हैं हमेशा? परचेज प्राइस, यही तो लेते हैं। स्टॉक वाले के लिए अगर नॉट इन रेगुलर यूज़ होता है और सेलेबल होता है तो एनआरवी ले लेते हैं, और अगर सब्सटीट्यूट में यूज़ होता है तो एनआरवी और सब्सटीट्यूट बेनिफिट विच एवर इज हायर, और अगर कॉस्ट आती है डिस्पोज करने की तो नेगेटिव आता है। तो अपन ने बताया था मैंने। तो एनआरवी कितनी दे रखी है मटेरियल सी की? एनआरवी दे रखी है 9 रुपये पर यूनिट। कितनी दे रखी है? 9 रुपये। तो 1400 इंटू 9 कर दो, 1400 इंटू 9 कर दो। और नॉट इन स्टॉक 600 यूनिट है, तो ये क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो 600 यूनिट की क्या लोगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज प्राइस 14 लोगे, ये लेनी पड़ेगी। निकालो कितना हुआ ये? 1400 इंटू 9, 12600, 600 इंटू 14, 8400। ये आ गया 21,000 का मटेरियल सी आ जाएगा। तो मटेरियल सी की रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 21,000 की। नोट इन स्टॉक वाला था सेलेबल, मतलब नोट इन रेगुलर यूज़ वाला था। इन स्टॉक वाला क्या था? सेलेबल था, जो नोट इन रेगुलर यूज़ वाला था। तो उसका तो अपन ने रेलिवेंट कॉस्ट क्या ले लिया? एनआरवी। और जो नोट इन स्टॉक था उसके लिए क्या ले लिया अपन ने? रेलिवेंट कॉस्ट परचेज प्राइस ले ली। अब अगला दे रखा है मटेरियल डी। क्या दे रखा है? मटेरियल डी। मटेरियल डी जो है वो सब्सटीट्यूट में यूज़ काम में आने वाला है। नोट इन क्या है? स्टॉक में है आपके पास 500 यूनिट रिक्वायर्ड है, 500 यूनिट स्टॉक में है। तो मटेरियल डी जो है वो भी नोट इन रेगुलर यूज़ वाला है। कैसा मटेरियल है? नोट इन रेगुलर यूज़, ज़्यादा काम का नहीं है, पहले से परचेज करा हुआ पड़ा है। वो सब्सटीट्यूट में यूज़ हो सकता है। सब्सटीट्यूट में यूज़ होगा, किसकी जगह यूज़ होगा? मटेरियल जेड की जगह। आप मटेरियल जेड की जगह मटेरियल डी को यूज़ कर सकते हो, और मटेरियल जेड को कितनी यूनिट की जगह यूज़ कर सकते हो? मटेरियल डी की 500 यूनिट, मटेरियल डी की 500 यूनिट, मटेरियल जेड की 700 यूनिट की जगह यूज़ कर सकते हो। तो आपको बताओ बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट कितना होगा? डी की जगह अगर आप जेड की जगह अगर डी यूज़ कर लोगे, जेड की जगह अगर आप डी यूज़ कर लोगे तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? देखो
700 यूनिट मटेरियल जेड यूज़ करते, 11 रुपये कॉस्ट आती, तो आपकी कॉस्ट आ जाती 700 इंटू 11, कितनी आती 700 इंटू 11 7700 की आपकी कॉस्ट आ जाती मटेरियल जेड यूज़ करते। तो अब मटेरियल जेड की जगह आप क्या यूज़ कर लोगे, मटेरियल डी, जो आपके पास 500 यूनिट पड़ी हुई है ना, वो यूज़ कर लोगे, तो कितना रुपये की सेविंग हो जाएगी आपकी, 7700 की सेविंग हो जाएगी। आपको मटेरियल जेड नहीं यूज़ करना पड़ेगा, और मटेरियल जेड की कॉस्ट कितनी आ रही है, 11 रुपये आ रही है 1 यूनिट की, और 700 यूनिट आपको मटेरियल जेड की यूज़ करनी पड़ती, तो 7700 रुपये की आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, अगर आप मटेरियल जेड की जगह मटेरियल डी यूज़ कर लोगे तो बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट कितना आ रहा है 7700, और मटेरियल डी की रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है 12 रुपये पर यूनिट। अब अपन मटेरियल डी का काम करते हैं। यहाँ पे मटेरियल डी कैसा मटेरियल है, यूज एज सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट वाला मटेरियल है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, NRV और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था। अगर सब्सटीट्यूट में कोई काम आता है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाती है, NRV और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट विच एवरेज हायर। तो डी की NRV निकालो सबसे पहले, 500 यूनिट की NRV कितनी आएगी, 12 रुपये पर यूनिट है, तो 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट कितना हो रहा है 700 इंटू 11, 700 इंटू 11 मतलब कितनी आ गई 6000 और 7700, 6000 और 7700 विच एवरेज हायर, इन दोनों में से क्या लोगे, हायर, हायर कितना है 7700 ले लोगे। NRV और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट विच एवरेज हायर अपन ले लेते हैं, तो 7700 अपने मटेरियल डी की क्या ले ली, रेलिवेंट कॉस्ट ले ली। बस इसके अलावा कोई कॉस्ट थोड़ी दे रखी है, ABCD के अलावा कुछ कॉस्ट दे नहीं रखी, टोटल कर दो, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लो कितनी आई, 16,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000 प्लस 7700, ये आई टोटल 74,700, ये टोटल आई। तो मिनिमम प्राइस आप कितनी चार्ज करोगे, 74,700 आप मिनिमम प्राइस चार्ज करोगे, मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज कितनी आ जाएगी 74,700। आप अपने मॉड्यूल से आंसर मैच कर सकते हो, यही आंसर आएगा 74,700। मटेरियल ए की निकाल ली, बी की निकाल ली, सी की निकाल ली, डी की निकाल ली। अब आप चाहो तो ये जो चीज़ें अपने यहाँ करी है ना, इनको वर्किंग नोट पे बना सकते हो। यहाँ डायरेक्ट आपने फिगर लिख दिया इनटू कर करके, और ये जो चीज़ें करवाई है ना मैंने, ये दो चीज़, ये आप वर्किंग नोट पे बना देना। आप तो यहाँ तो ये लिख देना और इनटू करके लिख देना, अमाउंट आ जाएगी। और ये आपको कहाँ बनाना है, वर्किंग नोट में, कि मटेरियल एज नोट इन स्टॉक सो रेलिवेंट कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस, इतना सा करना है आपको। मटेरियल बी हैज 1200 यूनिट्स इन स्टॉक एंड 1800 यूनिट्स नोट इन स्टॉक, so for 1200 units it is regular use material, so relevant cost equals to replacement cost. For 1800 units it is not in stock, so relevant cost equals to purchase price. ऐसे ही मटेरियल सी का लिख देना नोट कि मटेरियल सी हैज 1400 यूनिट्स इन स्टॉक विच इज नो यूज एंड इज सेलेबल, so relevant cost equals to NRV. Material C has 600 units not in stock, so relevant cost equals to purchase price. Material D can be used as substitute, so relevant cost equals to NRV और benefit from substitute whichever is higher. ऐसे आपको 4 वर्किंग नोट बनाने हैं। मैंने तो यही लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप एग्जाम में वर्किंग नोट बना देना, सबसे बढ़िया रहेगा। इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, इसका वर्किंग नोट बना देता है कि आपने ये अमाउंट कैसे लिए, ये 8 रुपये क्यों लिया, ये 10 रुपये क्यों लिया, ये 9 रुपये क्यों लिया, ये 14 रुपये क्यों लिया। तो इसका क्या बना देना, एक वर्किंग नोट बना देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, ये इतना सा क्वेश्चन। तो 4 वर्किंग नोट बन जाएंगे। और इसमें देखो एक ये बुक वैल्यू, ये कुछ काम की नहीं होती, मैंने आपको बताया था। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वगैरह, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स मटेरियल क्या होती है कॉस्टिंग में, संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैंने लिखवाया था आपको जब बेसिक बताया था। तो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स वगैरह क्या होती है, संक कॉस्ट, जो कुछ काम की नहीं होती, कहीं भी अपन ने नहीं पढ़ा, बुक वैल्यू अपन यूज़ करेंगे, तो बुक वैल्यू कुछ काम की नहीं है। तो ये वर्किंग नोट में दिखा देना, ये 2 चीज़ें। बाकी ये इनटू करके यहीं दिखा देना, अमाउंट यहीं दिखा देना, ये चीज़ें आप कहाँ दिखा देना, वर्किंग नोट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वर्किंग नोट कहाँ दिखाना आपको, ये वर्किंग नोट में दिखाना है।
कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसे भी दिखा देता है, लेकिन मेनली इंस्टीट्यूट कैसे करता है, वर्किंग नोट में दिखाता है इनको, तो अपन भी वर्किंग नोट में इनको शो कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो अपन ने स्टार्ट किया। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो आप उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एसएम में भी है, न्यू कोर्स की एसएम में भी है और ओल्ड कोर्स की पीएम में भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, डीजल इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल प्रोडक्ट। एक कंपनी डीजल जो काफ़ी सारे केमिकल प्रोडक्ट बनाती है, इट इज यूजिंग मैनी केमिकल, सम ऑफ विच आर फास्ट मूविंग, सम आर स्लो मूविंग एंड फ्यू आर इन नॉन मूविंग कैटेगरी। तो अलग अलग तरह के केमिकल ये यूज़ करती है। दी फर्म हैज स्टॉक ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ वन नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल। फर्म के पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है 10 यूनिट्स, एक टॉक्सिक केमिकल की 10 यूनिट्स कंपनी के पास पड़ी हुई है। इट्स बुक वैल्यू इज 2400, बुक वैल्यू कितनी है 2400, रिलाइजेबल वैल्यू इज 3500 एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 4200। बुक वैल्यू दे रखी है, रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है 10 यूनिट्स की। वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द फर्म आस्क टू सप्लाई 10 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। एक कस्टमर आया कंपनी के पास कोई 10 यूनिट किसी प्रोडक्ट की मांगने, विच नीड्स ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ द नॉन मूविंग केमिकल एज एन इनपुट। जिसको बनाने में जो अपने पास ये केमिकल पड़ा हुआ था नॉन मूविंग, नॉट इन रेगुलर यूज वाला जो केमिकल पड़ा था, इसको नॉन मूविंग भी बोलते हैं, मैंने बताया था ना आपको, इरेगुलर यूज या नॉन मूविंग। तो इसका यूज़ हो जाएगा, इसकी सारी 10 यूनिट काम में आ जाएंगी। 10 यूनिट बनाने में इस प्रोडक्ट की 10 यूनिट सारी की सारी काम में आ जाएंगी। 10 यूनिट बनाने में इस प्रोडक्ट की 10 यूनिट सारी की सारी काम में आ जाएंगी। दी अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट आर, जो अदर कॉस्ट लगेंगी क्या क्या लगेंगे, एक तो अलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंस लगेगा, अलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंस लगेगा ₹16 पर यूनिट का, कितना लगेगा ₹16 पर यूनिट का लगेगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस लगेगा ₹50 पर यूनिट का। एक अलोकेटेड ओवरहेड, अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड, ओवरहेड वर्ड दे रखा है तो अपन मान लेते हैं फिक्स मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ओवरहेड या तो वेरिएबल होते हैं या फिक्स होते हैं। कुछ नहीं दे रखा तो क्या मान लेते हैं अपन, पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं दे रखा फिक्स मान लेते हैं। तो कौन से हैं अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड? अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड हमेशा क्या होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट होते हैं। कल भी बताया था मैंने, अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड इररेलेवेंट होते हैं, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस दे रखे हैं आपको ₹50 पर यूनिट के, जो काम के होंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, रेलेवेंट होते हैं। लेबर कॉस्ट ₹40 पर आवर दे रखी है। फॉर ईच यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड, 2 घंटे लगते हैं। अदर मटेरियल कॉस्ट ₹80 पर यूनिट, जो अदर मटेरियल लगेगा वो कितने का लगेगा, 80 पर यूनिट। एक तरीके से अदर कॉस्ट दे रखी है जो ₹80 पर यूनिट लगेगी। द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम अमंग द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। जो लेबर फोर्स है वो कौन सी है, परमानेंट लेबर है। कैसी लेबर है, परमानेंट लेबर। दिस टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ है, विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का कोई लॉस नहीं होगा।
परमानेंट लेबर है और कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा, मतलब क्या है, एक्सेस में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, परमानेंट लेबर है और कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, कैसी लेबर है, एक्सेस लेबर है, शॉर्टेज नहीं है आपके पास, क्या है, सरप्लस लेबर है, एक्सेस लेबर है। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी लेबर की, नील हो जाएगी, ध्यान रखना। अब करते हैं अपन, रिकमेंड द मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज टू द कस्टमर विदाउट एनी लॉस टू द फर्म। मिनिमम क्या प्राइस चार्ज करोगे आप इस प्रोडक्ट के लिए ताकि फर्म को लॉस ना हो, मतलब मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज पूछा है। क्या पूछा है, रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है आपको। तो जो कस्टमर 10 यूनिट मांगने आया उसकी क्या निकालनी है आपको, रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है। रेलिवेंट कॉस्ट अपन निकालते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट अपन एक बार निकालते हैं। अब देखो, इस प्रोडक्ट जो कस्टमर आया वो 10 यूनिट मांगने आया, 10 यूनिट मांगने आया एक प्रोडक्ट की। अब इस 10 यूनिट को बनाने में जो आपके पास नॉन मूविंग केमिकल पड़ा हुआ था, नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल पड़ा हुआ था, उसकी सारी यूनिट लग जाएंगी। अब आप ये टॉक्सिक वर्ड मत देख के मत समझ जाना कि कॉस्ट लगेगी। टॉक्सिक मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल लिख दे कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन डिस्पोजल आएगी तो ही मानना है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है। तो नॉन मूविंग केमिकल है, कैसा मानोगे, सेलेबल मानोगे, क्योंकि आपको सब्सटीट्यूट यूज तो दे नहीं रखा, इसका सब्सटीट्यूट यूज नहीं दे रखा, ना ही कॉस्ट लग रही है आपकी, डिस्पोजल की कॉस्ट लग रही है। तो क्या है, ये सेलेबल है। तो मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपके पास, केमिकल है। कैसा केमिकल है, सेलेबल है। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी सेलेबल की, रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी सेलेबल की, एनआरवी लोगे, कितनी यूनिट एनआरवी लोगे, 10 यूनिट की एनआरवी दे रखी है आपको 3500 रुपीज़। कितनी दे रखी है, 3500 रुपीज़। आपसे क्या पूछा है, मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज, कि कस्टमर 10 यूनिट आपसे लेने आया, आपको 1 यूनिट की प्राइस बतानी है, या तो आप टोटल में कर दो या पर यूनिट में कर दो। तो ये पर यूनिट में पूछ रहा है कि मिनिमम कितना प्राइस चार्ज करोगे 1 यूनिट का। तो एनआरवी इसकी 3500 रुपये है, कितने की, केमिकल की कितनी है 3500, और 10 यूनिट की 3500 रुपये है, और 10 यूनिट में 10 यूनिट का केमिकल काम आ जाएगा आपके। तो 1 यूनिट में कितना काम आएगा, 1 यूनिट का। तो अपन पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, इसको पर यूनिट निकालें तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 3500 डिवाइड बाई 10, कितनी आ जाएगी 350। ये पर यूनिट क्यों किया अपन ने, क्योंकि ये आपसे यूनिट प्राइस पूछ रहा है, मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, पूरी अमाउंट प्राइस नहीं पूछ रहा, ये मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपको 1 यूनिट की प्राइस बतानी है, 1 यूनिट की रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है। किसकी निकालनी है, 1 यूनिट। कस्टमर कितनी मांगने आया आपसे, 10 यूनिट्स मांगने आया, आपको कितने की भी निकालनी है, 1 यूनिट की। तो जो 10 यूनिट बनाने में 3500 रुपये का लगता था, 3500 रुपये का केमिकल लगता था, एनआरवी 3500 रुपये थी, तो 1 यूनिट में कितना लग जाएगा 3500 डिवाइड बाई 10, 3500 डिवाइड बाई 10 करके अपन ने 350 कर दिया केमिकल का। दूसरा दे रखा है इसमें अलोकेटेड ओवरहेड, जो लगेंगे 16 पर यूनिट, अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड। बताओ क्या होते हैं ये होते हैं इररेलेवेंट होते हैं। क्या आ जाएगी इसकी, नील, इसको ऐड मत कर देना। अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड क्या होते हैं, इररेलेवेंट, इग्नोर कर दिया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट, ये क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। कितना दे रखा है, 50 पर यूनिट, 1 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे 50 ही ऐड कर दिया अपन ने, क्योंकि आपको यूनिट प्राइस पूछी है। अगर 10 यूनिट की पूछता तो 50 × 10 करके 500 कर देते अपन, लेकिन 1 यूनिट की पूछी है तो अपन 1 यूनिट की निकाल रहे हैं। लेबर कॉस्ट दे रखी है ₹40 पर आवर, 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 1 यूनिट के लिए 80 रुपये का खर्चा आता है एक तरीके से। लेकिन आगे दे रखा है दी लेबर फोर्स आर परमानेंट, लेबर फोर्स क्या है, परमानेंट है, और आपको ये काम करने के लिए, ये टेम्पोररी काम करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। ये टेम्पोररी काम करने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा, मतलब आपके पास लेबर एक्सेस में अवेलेबल है। कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं हो रहा, मतलब क्या हुआ, एक्सेस में अवेलेबल है। कंट्रीब्यूशन का लॉस होता तो मतलब शॉर्टेज में अवेलेबल है। आपको कैसे निकालनी पड़ती है, लेबर कॉस्ट, वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। तो परमानेंट लेबर है और एक्सेस में अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगी बताओ, लेबर परमानेंट एंड सरप्लस। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, नील। कितने ले लोगे, नील। परमानेंट एंड सरप्लस में लेबर कॉस्ट में अपन क्या लेते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट, नील। इररेलेवेंट हो जाती है लेबर, नील कर दिया अपन ने। अब एक दे रखिए अदर मटेरियल कॉस्ट,
अदर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, 80 रुपये पर यूनिट की लगेगी। कुछ नहीं दे रखा, मतलब आपको एक तरीके से खरीदना पड़ेगा, कुछ नहीं दे रखा तो अदर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, 80 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट के लिए कितनी लगेगी, 80 रुपीज़, ये दे रखा है, ये अपन ने कर दिया। बस इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। तो मिनिमम यूनिट प्राइस कितनी चार्ज करोगे आप, निकाल लो। 480, कितना आया, 480, ये आप मिनिमम चार्ज करोगे। 480 रुपीज़ आप पर यूनिट मिनिमम चार्ज करोगे, ये पर यूनिट चार्ज करोगे। और टोटल अमाउंट कितनी चार्ज करोगे, मिनिमम यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 480। एक यूनिट के लिए कस्टमर कितने यूनिट मांग रहा है आपसे, 10 यूनिट, 480 इंटू 10 कर दो, 4800। टोटल 10 यूनिट के लिए आप चार्ज करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ स्पेशल करना नहीं था इसमें। बस यहाँ पे मिनिमम यूनिट प्राइस एक यूनिट की पूछी थी तो एक यूनिट की निकाल दी अपन ने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एनालाइज विद रीजंस फॉर द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ईच ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको रीजन देने हैं कि आपने क्यों लिया है, क्यों नहीं लिया। तो ये देखो मैंने रीजन दिए हैं ना, सेलेबल है, परमानेंट एंड सरप्लस है, ये आपको रीजन देने हैं। और ये आपको कहाँ बनाना होता है, वर्किंग नोट में। इसको हमेशा वर्किंग नोट में बनाना। इसमें तो क्या किया इन्होंने, अलग से ही क्वेश्चन पूछ लिया पॉइंट नंबर 2, तो इसको हम पॉइंट नंबर 2 में बना देना। तो वर्किंग नोट में बनाना था, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट नंबर 2 में इसका अलग से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये इंक्लूड क्यों किया, ये एक्सक्लूड क्यों किया, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट क्यों इंक्लूड किया, क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि इररेलेवेंट होती है तो एक्सक्लूड कर दिया। लेबर क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि लेबर परमानेंट है और सरप्लस है, तो लेबर को भी क्या कर दिया अपन ने, एक्सक्लूड कर दिया। ये मटेरियल आपने रिलाइजेबल वैल्यू क्यों ली, क्योंकि मटेरियल क्या है, नॉन मूविंग मटेरियल है और सेलेबल है, नॉन मूविंग मटेरियल है और सेलेबल है, तो मटेरियल की अपन ने क्या ले ली, एनआरवी ले ली। ये आपको बताना था, ये अपन ने यही बता दिया। आपको अलग से लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2 में, एक एक लाइन में लिख देना। इसमें ऐसा नहीं कि आपको अपनी इंग्लिश लगानी है, नॉर्मल इंग्लिश भी लिख दोगे काम चल जाएगा, उल्टी फुल्टी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। बस एक कीवर्ड्स कवर हो जाने चाहिए, सेलेबल है सो एनआरवी, फिक्स कॉस्ट इरेलीवेंट होती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रेलिवेंट होती है। ऐसा नहीं कि आपको 3-3 4-4 लाइन में इनको एक्सप्लेन करना है, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं करना, इतना सा एक्सप्लेनेशन देना है बस आपको। और हर का अलग अलग पॉइंट बनाना, ऐसा नहीं एक पैराग्राफ भर दिया सबका। मटेरियल का अलग पॉइंट, अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड का अलग पॉइंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का अलग, लेबर का अलग, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाना। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, पहला भी हो गया। तीसरा, एडवाइस ए प्राइसिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय डीजल इन परफेक्ट कंपटीशन। बताओ परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो होती है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ा था, प्राइसिंग डिसीजन। कौन सी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, कोई प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में। मैंने आपको बताया था कोई प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होती, आपको मार्केट प्राइस से बेचना पड़ता है। नो प्राइसिंग पॉलिसी इन परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट प्राइस से बेचना पड़ता है। क्यों नहीं होती, अगर आप प्राइस कम करोगे तो सामने वाला भी कम कर देगा, आप डिस्काउंट का बोर्ड टाकोगे तो सामने वाला भी टाक देगा। परफेक्ट कंपटीशन में तो दोनों को ही लॉस होगा, तो कोई प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ फॉलो नहीं होती। तो ये एक लाइन का ये आंसर था। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन आया था May 18 में 10 मार्क्स का, May 18 एग्जाम में न्यू कोर्स में आया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये ओल्ड कोर्स में भी काफ़ी बार आते रहते हैं इसके क्वेश्चन, तो इतना ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको। और पहले से आपके मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन, उसी को कॉपी पेस्ट करके दे दिया था इन्होंने। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, 480 आंसर आएगा। दूसरे में इसके रीजन लिखने हैं, मतलब वर्किंग नोट बनाने हैं दूसरे पॉइंट में, और तीसरे में एक लाइन का आंसर लिखना है, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी परफेक्ट कंपटीशन में होती है। ये था क्वेश्चन डीजल वाला। इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। पर यूनिट है, ये अपने पर यूनिट में कैलकुलेट किया है। टोटल में कैलकुलेट करना होता तो टोटल में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। टोटल करके देते 4800, 10 से डिवाइड कर देते 480 आ जाता। तो एक ही बात थी, कैसे भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट या टोटल कैसे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंस्टीट्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन जो करता है वो टोटल में करता है, जैसे प्राइसिंग डिसीजन में सारे क्वेश्चन टोटल में कर रखे थे अपन ने। अब यहाँ तो डायरेक्ट ही क्या पूछ लिया, मिनिमम यूनिट प्राइस पूछ लिया, इस कारण इन्होंने क्या कर दिया, पर यूनिट में कर दिया।
वैसे वर्किंग नोट आप यहाँ भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग से बनाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। आपका पूरा आंसर इंस्टीट्यूट से मैच हो जाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, ज़्यादातर अलग से बनाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एस लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इट हैज रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कस्टमर्स टू सप्लाई ए प्रोडक्ट विच विल रिक्वायर ए कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एम विच इज नॉन मूविंग आइटम। एस लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काम करता है, उसके बाद एक कस्टमर का रिक्वेस्ट आया मटेरियल एम को कन्वर्ट करने का। मटेरियल एम कैसा मटेरियल था, नॉन मूविंग। मटेरियल एम कैसा था, नॉन मूविंग। फॉलोइंग डिटेल्स दे रखी है आपको, बुक वैल्यू दे रखी है मटेरियल एम की, रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है आपको। इट इज एस्टिमेटेड दैट कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एम इंटू 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल रिक्वायर 1 लेबर आवर। 1 घंटा आपका लेबर का भी लगेगा। एट प्रेजेंट लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ 20 पर आवर। लेबर को कितना रुपया देते हो आप, 20 पर आवर देते हो। अदर कॉस्ट आर एज फॉलोस। अदर कॉस्ट क्या क्या लगती है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लगते हैं 30 रुपीज़ पर यूनिट और अलोकेटेड ओवरहेड लगते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट। The labor will be redeployed from other activities. It is estimated that the temporary redeployment will not result in loss of contribution. The employees to be deployed are permanent employee. परमानेंट एम्प्लॉय है और कंट्रीब्यूशन का कोई लॉस नहीं होगा, मतलब लेबर कॉस्ट यहाँ भी फालतू है। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था। एक बार आप इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन को और बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आएगा, क्या एस्टिमेट द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। मिनिमम प्राइस निकालनी है फ्रॉम द कस्टमर सो दैट द कंपनी इज नॉट वर्स ऑफ बाई एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, ताकि कंपनी को लॉस नहीं हो। मतलब आपको रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है और 1 यूनिट का क्वेश्चन है। यहाँ 10 यूनिट भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो 10 यूनिट दे रखी थी, यहाँ तो 1 ही यूनिट दे रखी है बस। तो आपको निकालनी है मिनिमम प्राइस कितना चार्ज करोगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, निकालो मिनिमम प्राइस कितनी चार्ज करोगे आप, और मेरे को आंसर बताओ कि कितनी मिनिमम प्राइस आप चार्ज करोगे। बताओ मटेरियल क्या लोगे, मटेरियल की बुक वैल्यू लोगे, रिलाइजेबल वैल्यू लोगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोगे। मटेरियल एम एक नॉन मूविंग आइटम है, ना इसका कोई सब्सटीट्यूट दे रखा, ना ही ये कॉस्ट आ रही आपको डिस्पोज करने की, ऐसा कुछ दे रखा। तो क्या लोगे मटेरियल एम की आप, NRV ले लेना, सेलेबल है मतलब। तो मटेरियल एम 80 रुपये ले लोगे। लेबर का बता ही रखा है क्या है, परमानेंट है और कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं हो रहा, मतलब परमानेंट और सरप्लस है। तो लेबर कितनी लोगे, 0। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 30 रुपये ले लेना। अलोकेटेड ओवरहेड लोगे या नहीं लोगे, अलोकेटेड ओवरहेड अपन नहीं लेंगे, इरेलीवेंट होते हैं। तो 30 + 80 कर दो, 110 रुपये आंसर आएगा, 110 रुपीज़ आंसर आएगा। हाँ आपका ठीक है, तृप्ति आपका 110 आंसर ठीक है। देखो मटेरियल कैसा है, मटेरियल नॉन मूविंग, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, NRV कितनी है, 80 रुपीज़, 80 NRV आ गई। इसके बाद लेबर क्या है, परमानेंट एंड सरप्लस है। परमानेंट सरप्लस है तो लेबर की कितनी आ गई, रेलिवेंट कॉस्ट नील ले लिया अपन ने। लेबर के बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्या होते हैं, टू बी इनकर्ड, फ्यूचर में इनकर्ड होंगे फॉर स्पेशल ऑर्डर। तो 30 रुपये क्या हो गए, रेलिवेंट हो गए। ये हमेशा क्या होते हैं, रेलिवेंट, 30 रुपीज़ रेलिवेंट होते हैं।
अलोकेटेड ओवरहेड क्या होते हैं? इरेलीवेंट होते हैं। कितने दे रखे हैं आपको? 10 रुपये पर यूनिट होते हैं। इरेलीवेंट जीरो कर लो बस, 110। ये आपकी आ जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट या मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज कितनी आएगी? 110 रुपये पर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ने आज किया। फिर आपको क्या करना है, ये तो करना है, इसका वर्किंग नोट बना देना। किस चीज़ का मैंने पहले बताया था आपको, इसी चीज़ का आपको वर्किंग नोट भी बनाना है। इसका आप वर्किंग नोट दिखा देना, अलग से वर्किंग नोट दिखाना। यहाँ वर्किंग नोट लिख के 4 पॉइंट, एक मटेरियल का, दूसरा लेबर का, तीसरा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का, चौथा अलोकेटेड ओवरहेड का। और इसमें आप कैसी भी लैंग्वेज यूज़ करो, बस ये कीवर्ड्स कवर हो जाने चाहिए आपके, ये आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसे भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा। ऐसे दिखाओगे तो क्या है, कुछ एग्जामिनर होते हैं जो बिल्कुल पागल होते हैं, जो कुछ नहीं देखते, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता, वो तो देखते हैं हाँ ये नोट बने हुए हैं तो नंबर दे देते हैं। और कुछ एग्जामिनर थोड़े दिमाग वाले होते हैं कि हाँ देखो इसने नोट यहाँ बना दिया तो नंबर दे देते हैं। तो कुछ एग्जामिनर को एकदम कॉपी पेस्ट चाहिए होता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आप अलग से बना दोगे तो आपके ज़्यादा फायदा है कि आपकी रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल आपको श्योरिटी होगी हाँ पूरा नंबर मिलेगा। और ऐसे में भी पूरा नंबर मिलेगा 99% केस में, लेकिन 1-2% एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही पागल होते हैं। तो उनके लिए अपन को ये नोट बनाना ज़रूरी है अलग से, नहीं तो अपन ऊपर दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन एक बार। 3 तो कर लिए, चौथा करते हैं अपन इसमें। ये भी आपके मॉड्यूल में भी है और पीएम में भी है। एक्सेल पॉलीमर्स लोकेटेड इन साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एक कंपनी एक्सेल पॉलीमर्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। 80 इंडस्ट्रीज हैज आस्क्ड एक्सेल पॉलीमर्स फॉर ए स्पेशल जॉब। कोई स्पेशल जॉब के लिए एक कंपनी आई उसके पास ऑफर लेके, डेट मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 1 वीक। 1 वीक में काम करना कंप्लीट था। रॉ मटेरियल R1 हाईली टॉक्सिक विल नीड टू कंप्लीट दी 80 इंडस्ट्री स्पेशल जॉब। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक R1 नाम का हाईली टॉक्सिक मटेरियल यूज़ होगा। एक्सेल पॉलीमर्स परचेज दी R1 2 वीक अगो। इस R1 को कंपनी ने 2 वीक अगो परचेज किया था फॉर 7500 फॉर ए जॉब ए। 7500 रुपये में परचेज किया था फॉर जॉब ए डेट रिसेंटली वॉज कम्प्लीटेड। द R1 करंटली इन स्टॉक इज द एक्सेस फ्रॉम दैट जॉब। तो R1 अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, ज़्यादा काम का भी मटेरियल नहीं है, जॉब ए के लिए परचेज किया था उसके बाद भी बच गया। एंड एक्सेल पॉलीमर्स हैज बीन प्लानिंग टू डिस्पोज ऑफ इट। अब एक्सेल पॉलीमर्स क्या प्लानिंग कर रही है इसको डिस्पोज करने की? क्या प्लानिंग कर रही है? डिस्पोज करने की। एक्सेल पॉलीमर्स एस्टिमेट डेट इट वुड कॉस्ट देम 1250। क्या लिखा हुआ है? डिस्पोज करने की कॉस्ट आएगी। एक तो ये नॉन मूविंग मटेरियल है और क्या दे रखा है? डिस्पोज करने की क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। डिस्पोज करने की क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? रेलिवेंट कॉस्ट। सेविंग हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट। इसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है आपको 6000 रुपये। रिप्लेसमेंट कॉस्ट उस काम की नहीं है यहाँ पे। अब आगे दे रखा है स्पेशल जॉब विल रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ लेबर G1 एंड 100 आवर्स ऑफ लेबर G2। जो स्पेशल जॉब है इसमें 250 घंटे लगेंगे लेबर G1 के और 100 आवर्स लगेंगे लेबर G2 के। एक्सेल पॉलीमर्स पे देयर G1 एंड G2 एम्प्लॉइज 630 एंड 336 रिस्पेक्टिवली 40 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। जो एक्सेल पॉलीमर्स है जो पेमेंट करता है लेबर को, G1 को करता है 630 रुपये फॉर 42 आवर्स और G2 को करता है 336 रुपये फॉर 42 आवर्स। 42 घंटे का पेमेंट दे रखा आपको। 42 आवर्स का आपको पेमेंट दे रखा है। 630 G1 के लिए और 336 G2 के लिए। एक्सेल पॉलीमर्स एंटिसिपेट हैविंग एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 150 G1 एंड 200 G2 लेबर आवर्स इन द कमिंग वीक। तो जो एक्सेल पॉलीमर्स है उसके पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, मतलब परमानेंट लेबर है ये और एक्सेस में पड़ा हुआ है कितना? G1 150 घंटे और G2 200 घंटे। तो 150 और 200 घंटे की कॉस्ट तो नील आ जाएगी। बाकी जितने घंटे बचे उसको अपन की कॉस्ट लेनी पड़ेगी ऑन एन हाउरली बेसिस। आगे दे रखा है एक्सेल पॉलीमर्स कैन ऑल्सो हायर एडिशनल G1 एंड G2 लेबर ऑन ए हाउरली बेसिस। दिस पार्ट टाइम एम्प्लॉई।
तो जो कंपनी है वो एडिशनल और हायर कर सकती है G1 और G2 अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हाउरली बेसिस पे हायर कर सकती है। दीज पार्ट टाइम एम्प्लॉय, कैसे एम्प्लॉय, टेम्पोररी बेस पे हायर कर सकती है। आर पेड एंड हाउरली वेज बेस ऑन द वेजेस पेड टू करंट एम्प्लॉय, तो क्या रेट से पे करना पड़ेगा इनको, जो करंट एम्प्लॉयज़ की जो रेट है उसी रेट से इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, एक्सेस वाले की, परमानेंट एक्सेस वाले की तो नील आ जाएगी, बाकी जितना टेम्पोररी बेस पे हायर करोगे उसके लिए कितनी आ जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट इक्वल्स टू वेजेस आ जाएगी। सपोज दैट मटेरियल एंड लेबर कंप्राइज एक्सेल पॉलीमर्स ओनली कॉस्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस स्पेशल जॉब, आप ये मानो कि बस ये मटेरियल और ये लेबर है, दो कॉस्ट ही आएंगी इस जॉब को कंप्लीट करने में। आपको क्या निकालना है, मिनिमम प्राइस शुड बी ऑन दिस जॉब, कितनी मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज करे वो, तो क्या निकालनी है आपको, रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है, रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी। सबसे पहले मटेरियल, देखो मटेरियल क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है। टॉक्सिक वर्ड देख के मत समझना कि कॉस्ट आएगी, वो तो लिखे तब मानना कॉस्ट आएगी। कुछ टॉक्सिक मटेरियल बिक भी जाते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल सब्स्टिट्यूट में भी यूज़ हो जाते हैं। जब साफ लिख दे कि टॉक्सिक मटेरियल को डिस्पोज करने की कॉस्ट आएगी तो अपन डिस्पोजल वाला मानेंगे। तो यहाँ देखो ये टॉक्सिक केमिकल है, ये आपने परचेज किया था पहले और अभी भी आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी इसका काम भी नहीं है, नॉन मूविंग मटेरियल है ये, और कंपनी क्या करना चाहती है, इसको डिस्पोज करना चाहती है, और डिस्पोज करने की कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 1250 रुपये आ जाएगी, 1250 रुपये डिस्पोज करने की कॉस्ट आएगी। अब आपके पास ये स्पेशल ऑर्डर आ गया और इस स्पेशल ऑर्डर में ये केमिकल यूज़ होगा, विल नीडेड टू कंप्लीट दी स्पेशल जॉब, ये स्पेशल ऑर्डर में केमिकल यूज़ हो जाएगा, तो आपकी ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी ना, ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा आपको, डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा तो डिस्पोज करने की आपकी कॉस्ट नहीं आएगी। तो मटेरियल क्या है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन डिस्पोजल, कैसा मटेरियल है, हाईली टॉक्सिक मटेरियल है, और क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है डिस्पोज करने की, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी, क्या आएगी, सेविंग्स आ जाएगी। कितनी सेविंग्स आ जाएगी आपके, 1250 रुपये की क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव में ले लेना, रेलिवेंट कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि सेविंग्स हो जाएगी 1250 रुपये की, तो इसको अपने नेगेटिव में लिख दिया, 1250 रुपये आपके बच जाएंगे। दूसरा लेबर, देखो स्पेशल जॉब में G1 के लगेंगे 250 घंटे, अपन यहाँ वर्किंग आउट बनाते हैं, G1 और G2 दो लेबर है, हावर्स रिक्वायर्ड, देखो कितने लगेंगे G1 के 250 आवर्स, और G1 के लगेंगे, और 100 आवर्स G2 के, 250 इसके लगेंगे और 100 इसके लगेंगे G2 के। आपके पास एक्सेस कितने अवेलेबल हैं, 150 G1 के हैं और 200 G2 के हैं, जिनकी कॉस्ट कुछ नहीं आएगी। एक्सेस वालों को तो परमानेंट एक्सेस होता है तो 0 आती है, तो माइनस एक्सेस कितने, 150 इसके हैं और इसके 200 हैं एक्सेस, तो रिक्वायर्ड कितने हैं इसमें, 100 आपको रिक्वायर्ड हो रहे हैं। टेम्पोरेरी रिक्वायर्ड, टेम्पोरेरी कितने रिक्वायर्ड चाहिए आपको, 100 आवर्स और चाहिए, और इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, क्योंकि 100 रिक्वायर्ड और आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 200 अवेलेबल हैं, एक्सेस हैं, तो G2 की कॉस्ट तो कितनी आ जाएगी, नील आ जाएगी, लेबर। एक तो है G1 और एक है G2। G1 क्या है, परमानेंट एंड सरप्लस, तो कितनी आ गई, नील। और G2 नहीं, G2 परमानेंट एंड सरप्लस है, G2 क्या है, परमानेंट एंड सरप्लस है, G2 क्या है, परमानेंट एंड सरप्लस है, तो इसकी तो आ गई नील। G1 250 में से 150 तो परमानेंट एंड सरप्लस है, लेकिन 100 और रिक्वायर्ड है, 100 टेम्पोररी बेस पे रिक्वायर्ड है, तो कितने रिक्वायर्ड है आपको G1 के, 100 आवर्स रिक्वायर्ड है, 100 आवर्स आपको रिक्वायर्ड हो रहा है। 100 आवर्स तो आपको क्या करने पड़ेंगे, टेम्पोररी बेस पे हायर करने पड़ेंगे। अब टेम्पोररी बेस पे आप हायर करोगे तो कॉस्ट क्या दे रखी है, दीज पार्ट टाइम एम्प्लॉइज आर पेड एंड हाउरली वेज रेट बेस्ड ऑन देयर वेज पेड टू करंट एम्प्लॉय, तो करंट रेट है इसी रेट से आप पे करोगे। तो करंट रेट G1 की कितनी है, 630 रुपये 42 घंटे की, 630 रुपये कितने घंटे की है, 42 घंटे की है, तो 100 आवर्स की कितनी हो गई, 630 डिवाइड बाई 42, ये कर दो, 630 रुपये 42 घंटे की, तो 1 घंटे की कॉस्ट आ जाएगी, 630 डिवाइड बाई 42 करोगे तो, और 100 घंटे की चाहिए आपको, 100 आवर्स से इंटू कर दिया, निकालो कितना आया, 100 इंटू 630 डिवाइड बाई 42, ये आ गया 1500, ये लेबर की कॉस्ट आ गई। मटेरियल क्या था, डिस्पोज करना पड़ता आपको,
डिस्पोज करने पे आपको कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि सेविंग्स हो जाएंगी, और सेविंग्स कितनी होगी 1250। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। लेबर जीवन के क्या थे, 250 घंटे चाहिए थे, 150 अवेलेबल थे, 150 फ्री में अवेलेबल थे, एक्सेस और परमानेंट थे, वो तो अपने हटा दिए। बच्चे कितने, 100 को आपने टेम्प्रोरी बेस पे हायर कर लिया, जितनी वेज रेट करंट वालों को देते हो उसी रेट पे आपने हायर कर लिया। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी, वेजेस आ जाएगी इसकी। G2 100 घंटे चाहिए थे और आपके पास 200 अवेलेबल थे, तो आपको कुछ हायर नहीं करना पड़ा, पूरा का पूरा क्या था, परमानेंट और सरप्लस था, तो नील कर दिया आपने। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ गई, नेट रेलिवेंट कॉस्ट। मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज कितनी आ गई आपकी, 250। ये आपकी आ गई मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज। कम से कम कितना रुपये चार्ज करोगे आप इस काम को पूरा करने का, 250 रुपये चार्ज करोगे। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, 250 रुपये आप इसमें चार्ज करोगे। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। मटेरियल था यहाँ पे टॉक्सिक, ऐसा मटेरियल था जिसको डिस्पोज करने की कॉस्ट आ रही थी, तो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी बल्कि सेविंग हो जाएगी। दूसरा लेबर, जीवन आपके पास 150 घंटे तो अवेलेबल थे जीवन के फ्री वाले, लेकिन 100 घंटे आपको हायर करना पड़ता, तो हायर कर लिया। G2 परमानेंट और सरप्लस था, तो G2 का ले लिया अपन ने, पूरा नील ले लिया। तो 1500 पॉजिटिव, 1250 नेगेटिव, तो रेलिवेंट कॉस्ट कितनी आ गई नेट, 250 रुपये। आप मिनिमम 250 रुपये उससे चार्ज करोगे, तब जाके आपको कोई लॉस नहीं होगा। मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज कितना आ जाएगा, 250 रुपये। तो ये अपन ने कर लिए 4 क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन मटेरियल वाला था, दूसरा मिनिमम यूनिट प्राइस वाला क्वेश्चन किया अपन ने, एक अपन ने मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज का एक क्वेश्चन किया, सिंपल सा क्वेश्चन, और एक टॉक्सिक मटेरियल वाला किया जो कॉस्ट टू बी इनकर्ड आ रही थी जिसमें। तो 4 क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। इनमें आपको कोई भी डाउट है इन 4 क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन, वैसे अपन कल और क्वेश्चन करेंगे टेक्निक के, 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं वो कर लेंगे, और स्पेशल कोई क्वेश्चन आपका भी है तो आप पूछ सकते हो इस टेक्निक में, रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक में। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में, रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है। ओल्ड कोर्स में भी आता है, न्यू कोर्स में भी, एक अटैम्प्ट छोड़ के एक अटैम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें आपको कंसेप्ट होने चाहिए। कंसेप्ट क्या आते हैं अपन ने वैसे भी देख लिए,
कि ये टेक्निक कब लगती है, जब आपके पास कुछ स्पेशल ऑर्डर आया हो। क्या आया हो? स्पेशल ऑर्डर आया हो। स्पेशल ऑर्डर मतलब वन टाइम ऑर्डर आया हो आपके पास, और थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आया हो कि पहले आप कुछ अलग बनाते थे, अब आपको कुछ अलग बनाना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आया हो। अब स्पेशल ऑर्डर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम अमाउंट वाले और एक इवोल्यूशन वाले। अभी तक आज अपन ने जो क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे? मिनिमम अमाउंट टू बी चार्ज। कल अपन इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन किसके थे? मिनिमम अमाउंट टू बी चार्ज वाले क्वेश्चन थे। कल एक दो इवोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन है वो करेंगे, और एक बड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है इसका जो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वो भी अपन इसमें ट्राई करेंगे। तो मिनिमम अमाउंट टू बी चार्ज में आपको क्या निकालना होता है? रेलिवेंट कॉस्ट। और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्डर में क्या करना पड़ता है आपको? रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट रेवेन्यू माइनस रेलिवेंट कॉस्ट, आपको नेट बेनिफिट या नेट लॉस निकालना होता है। रेलिवेंट रेवेन्यू क्या होता है? इनफ्लो ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर, और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड और इनफ्लो अवॉइडेड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। अब रेलिवेंट कॉस्ट अपन ने अलग अलग तरह से निकाली। सबसे पहले मटेरियल की निकाली। मटेरियल स्टॉक में नहीं है, रेलिवेंट कॉस्ट परचेज प्राइस। स्टॉक में है तो कैसा है? रेगुलर यूज़ का है, मूविंग है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इरेगुलर यूज है तो इरेगुलर यूज में सेलेबल है तो एनआरवी। सब्सटीट्यूट में यूज़ हो सकता है तो एनआरवी, और बेनिफिट फ्रॉम सब्सटीट्यूट विचएवर इज हायर। और अगर कॉस्ट आ रही है डिस्पोज करने की तो सेविंग्स आएंगी, रेलिवेंट कॉस्ट नहीं आएगी, नेगेटिव आ जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट। उसके बाद तीसरा था लेबर। लेबर में अगर परमानेंट लेबर है, एक टेम्प्रोरी लेबर, टेम्प्रोरी लेबर है तो रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी वेजेस। परमानेंट लेबर है और सरप्लस में अवेलेबल है तो रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी नील। परमानेंट है, शॉर्टेज चल रही है तो रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी वेजेस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद अपन ने देखा ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा रेलिवेंट होंगे। कितनी कॉस्ट आएगी? रेलिवेंट कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जितनी भी इनकर्ड होगी स्पेशल ऑर्डर के लिए वो ले लेंगे। फिक्स ओवरहेड जो होते हैं वो अलोकेटेड वाले इररेलिवेंट होंगे, अलोकेटेड वालों की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? जीरो। और जो एडिशनल है, एडिशनल वालों की रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी? जितनी भी इनकर्ड हुई स्पेशल ऑर्डर के कारण वो पूरी ले लेंगे, एडिशनल वाली। इसके अलावा मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट अगर नॉट इन रेगुलर यूज वाली है तो रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी फॉल इन रिलाइजेबल वैल्यू, और अगर रेगुलर यूज वाली है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी? फॉल इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये अपन ने इसमें देखा था। फिर अपन ने एक थ्योरी वाला पॉइंट और देखा था इसमें कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो दो प्रॉब्लम आती है, एक तो प्रॉफिट रिपोर्टिंग की और एक आती है प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क। प्रॉफिट मैच नहीं करता अकाउंट से, और प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क मतलब आप इस टेक्निक को एक बार ही यूज़ कर सकते हो, बार बार आगे के वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगले टाइम में, आने वाले टाइम में क्या पता रेलिवेंट कॉस्ट आपकी चेंज हो जाए। तो इसको ओनली वन टाइम ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक को, रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक। तो आज अपन ने क्वेश्चन किए थे रेलिवेंट कॉस्ट निकालने वाले। ये बेसिक क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में आ चुके सारे क्वेश्चन, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये न्यू कोर्स में तो डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ओल्ड में फिर भी कम नंबर के आते हैं, क्योंकि ओल्ड का पेपर क्या होता है? काफ़ी लेंदी आता है ओल्ड कोर्स का पेपर। न्यू कोर्स का इतना लेंदी पेपर नहीं आता। न्यू कोर्स में थोड़े कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिकल, पूरा पेपर प्रैक्टिकल होता है। न्यू कोर्स में क्या होता है? थ्योरी भी होती है 50 नंबर की। तो न्यू कोर्स का पेपर काफ़ी लेंदी नहीं होता, मतलब आपका आराम से 2.5 घंटे में खत्म हो सकता है, 2.5 से 3 घंटे में। जबकि ओल्ड कोर्स का पेपर 3.5 घंटे भी उसके लिए कम है, 3.5-4 घंटे भी उसके लिए कम है, इतना बड़ा आता है, क्योंकि उसमें पूरा प्रैक्टिकल आता है। और वो भी ऐसा कि जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है वो 5 नंबर में देते हैं, जो न्यू कोर्स में वो 10 नंबर के देते हैं, ओल्ड कोर्स में 5 नंबर के देते हैं कोस्टिंग के अंदर। तो ये दिक्कतें और आती हैं। कल भी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चंस कल अपन कंटिन्यू करेंगे। जो जो क्वेश्चन कल अपन ने आज स्किप कर दिए वो सारे कल कंटिन्यू कर लेंगे। रेलिवेंट रेवेन्यू वाले जो अपन ने इवोल्यूशन वाले क्वेश्चन आज नहीं करे वो कल करेंगे। कल बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे अपन इसके। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हो, फिर मैं आपको उसको भी क्लास में करवा दूंगा। बाकी मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, इंस्टीट्यूट वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। पीएम वाले और एसएम वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कवर करवा दूंगा। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी ये वाले ही हैं इसमें। आरटीपी एमटीपी में कोई नया क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इसका, इन्हीं क्वेश्चन को दे रखा है, तो वो भी कवर हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। और एग्जाम वाले क्वेश्चन है सारे के सारे ये क्वेश्चन। वर्किंग नोट का मैंने बता ही दिया कैसे वर्किंग नोट बनाने हैं आपको। इसमें साथ में बनाना हो तो बना सकते हो, लेकिन नीचे बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। नीचे अलग से बना दोगे वर्किंग नोट तो बेस्ट रहेगा इस वाले क्वेश्चन में, रेलिवेंट टेक्निक वाले में, रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक वाले में। बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं इसी टाइम पे। बाकी क्वेश्चंस इसके जो बड़े क्वेश्चंस है ना वो कल अपन कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ने जो छोटे क्वेश्चन थे वो कंटिन्यू किए थे। कल अपन बड़े क्वेश्चन जिनका एग्जाम में 20 न्यू कोर्स में 20 मार्क्स तक के भी आ सकते हैं, वो 20 मार्क्स, 16 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, ऐसे वाले क्वेश्चन कल अपन देखेंगे। तो थैंक यू।